आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 फॉर क्लास 10th द सर्मन एट बनारस। तो हम चैप्टर रीड करने से पहले देखेंगे कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है कि यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। तो या तो अपने पास एक डिक्शनरी रखे या तो टीचर की हेल्प ले साथ के साथ, सो दैट हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने में आसानी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ सर्मन? इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? Can this word also be used in a negative way or as a joke? As in my mother's sermon about getting my work done on time. तो sermon फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? वो होता है एक प्रवचन। और फिर क्या ये जो प्रवचन होता है एक नॉर्मल टॉक या लेक्चर से डिफरेंट होता है? और क्या इसे हम नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई तुम मुझे प्रवचन क्यों दे रहे हो, टॉन्ट मारने के लिए, ऐसे उल्टा सुनाने के लिए। जैसे लोगों की मदर्स बोलती है कि ऐसे काम ख़त्म करो, उसके बारे में से प्रवचन देती है कि ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। और फिर साथ के साथ हमें कुछ मीनिंग्स भी ढूंढने हैं जो इन बॉक्स में हैं, जैसे अफ्लिक्टेड विथ, बी कंपोज्ड, डेजोलेशन, बी सब्जेक्टेड टू, प्रोक्योर, लैमेंटेशन। तो अफ्लिक्टेड विथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ से सफ़र करना, मतलब किसी चीज़ से वो उभर रहे हो, धीरे धीरे सफ़र कर रहे हो। बी कंपोज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से संतुष्ट रहना। डेजोलेशन होता है कि ऐसा स्टेट जिसमें आप निराश हो। लैमेंटेशन का मीनिंग होता है कि दुखी होना, दुख मनाना। प्रोक्योर का मतलब होता है कि कहीं से लेके आना, मतलब कोई भी चीज़ ऑब्टेन करना। बी सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट? कि क्या हमने सर्मन ऑन द माउंट के बारे में सुना है, कि ऐसा प्रवचन जो माउंट पे दिया गया था? किसने दिया था वो सर्मन? हु डिलीवर्ड इट? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सर्मन एट बनारस? और बनारस में किसने सर्मन दिया था? प्रवचन बनारस में किसने दिया था? फिर हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC। सो ये इनका टाइमलाइन दिया हुआ, उनकी लाइफ लाइन का बताया गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये ज़िंदा थे। गौतम बुद्धा बिगैन हिज लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतमा। तो गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ स्टार्ट करी एक प्रिंस की तरह, एक राजा की तरह, जिनका नाम था सिद्धार्था गौतमा, इन नॉर्दर्न इंडिया। और वो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए थे, नॉर्थ इंडिया में वो रहते थे। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो जब वो 12 साल के थे तो उनको स्कूल के लिए भेजा गया, और वो पढ़ते क्या थे? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, मतलब हिंदूज के जो पवित्र शास्त्र होते हैं वो पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 4 साल के बाद उन्हें घर वापस आना पड़ा सो दैट वो एक रानी से शादी कर पाए। फिर उनका एक बेटा होता है, दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। और उसके बाद 10 साल तक वो बिफिटेड रॉयल्टी में रहे, मतलब फिटिंग, मतलब बिल्कुल, क्योंकि वो है रॉयल तो जो उसके अकॉर्डिंगली बिफिट, मतलब उसके अकॉर्डिंगली रॉयल्टी में रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठाट के साथ, शान के साथ, बिल्कुल हीरे जवाहरात, उनका पूरा का पूरा कैसल होगा, ऑल दैट। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जब अभी तक की एज में 25 ईयर्स के हो गए थे गौतम बुद्धा तब तक, तो जो प्रिंस है वो अभी तक उनको शील्ड करके रखा था, मतलब उनको बचा के रखा था, छुपा के रखा था उन्हें, कि उनको इतना आइडिया ही नहीं था कि बाहर सफरिंग्स क्या हो रही है दुनिया में। सफरिंग्स मतलब क्या दुख दर्द चल रहा है, बाकी लोगों के, लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। तो एक दिन वो हंटिंग के लिए निकले तो फिर वो एक बारी गलती से बूढ़े, मतलब एक सिक आदमी से मिलते हैं, मतलब जो ठीक नहीं होती जिसकी तबीयत। चांस्ड अपॉन का मतलब होता है कि गलती से मिल गए, बाय लक। देन एन एजड मैन, फिर एक बूढ़े आदमी से मिले। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब कि किसी की वो अर्थी लेके जा रहे थे। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और फिर एक मंक मिला उनको फाइनली, जो बेग कर रहा था, मतलब भीख मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट एट वंस went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। तो उनको ये सब चीज़ देखकर इतने उनके दिल को छू गई चीज़ कि उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि वो बाहर जाएंगे और एनलाइटनमेंट सीख करेंगे। एनलाइटनमेंट क्या होता है? अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, कि ऐसा स्टेट जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज एक इंसान के पास आ जाती है, वो होता है एनलाइटनमेंट। तो उनको एनलाइटनमेंट चाहिए थी किन चीज़ों को लेके वो होता था सॉरो,
कि जो बाकी दो लोगों में लाइक कितना दुख दर्द चल रहा है, तो उन सबको मिटाने के लिए उनको एनलाइटमेंट चाहिए था. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. तो उन्होंने 7 साल वो यहाँ वहाँ वॉन्डर करते रहे, मतलब भटकते रहे. वॉन्डर्ड का मतलब होता है भटकना. और उसके बाद फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठे और फिर वहाँ पे उन्होंने शपथ ले ली कि वो वहीं रहेंगे अनटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक एनलाइटनमेंट उनको नहीं, वो प्राप्त नहीं कर पाते. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, तो 7 दिन बाद ही उनको एनलाइटनमेंट मिल जाती है. ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री. तो जिन पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे उनको उन्होंने बोधि ट्री का नाम दे दिया, ट्री ऑफ विजडम. वो ट्री ऑफ विजडम, इसका मीनिंग होता है, इसको बुलाया जाता है, विजडम होता है कि बहुत ही ज़्यादा वाइज होना, एक आदमी जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है. एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. और फिर उन्होंने सिखाना स्टार्ट कर दिया जो उनको अंडरस्टैंडिंग्स और जो चीज़ें उन्होंने सीखी है वहाँ बैठ के, तो वो सब बाकी लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया, उन्होंने टीच करना शुरू कर दिया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. तो फिर तब से उनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है. द अवेकेंड, द एनलाइटेंड. तो उनको अवेकेंड बुलाया जाता है जो जग चुके हैं अब, और एनलाइटेंड जिनको प्राप्त हो चुका है मोक्ष. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. तो सबसे पहला जो उनका सर्मन था, मतलब सबसे पहला जो उनका प्रवचन था, उन्होंने बनारस में दिया. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंगस. तो सबसे ज़्यादा होली जगह है ये डिप करने के लिए, मतलब वहाँ पे जाके ऐसे अपने आप को पानी में डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके लोगों का मानना होता है कि वहाँ पे जाके उनके पाप धुल जाते हैं. तो ये बहुत ही होली जगह है. दैट सर्मन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर. तो वो जो सर्मन है, वो जो पूरा का पूरा प्रवचन था, उसको प्रिजर्व करके रखा है, अभी तक बचा के रखा है. वही सेम प्रवचन आज भी वहाँ पे बोला जाता है. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. तो वो ना बुद्धा का विजडम दिखाते हैं कि उन कितने वाइज हैं, वो कितने सीखे हुए इंसान हैं, हर एक चीज़ के बारे में उन्हें पता है. इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में भी उन्हें पता है जिनके बारे में हम समझ ही नहीं सकते. डिपिंग तो होता है बेदिंग, जहाँ से हमने देखा था कि जहाँ पे जाके डुबकी मारते हैं तो लोगों के पाप धुल जाते हैं. फिर हम देखेंगे कि अब हमें फाइनली पता चल गया कि उनको अब हर एक सफरिंग के बारे में पता है, जो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता है जिसका हम समझ भी नहीं सकते, मतलब जिसको हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते. किस्सा गौतमी करके एक इंसान होती है, उसका बस एक बेटा होता है और वो मर जाता है. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स. तो वो ग्रीफ में, मतलब अपने दुख में, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, दुख में वो अपने बेटे को हाथ में कैरी करके सारे नेबर्स के पास जाती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि सबसे दवाई मांगती है. एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड. तो सारे सोचते कि औरत पागल हो गई है, इसका बेटा मर चुका है. एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट. तो बड़ी देर बाद ऐसा होता है कि कीसा गौतमी को एक आदमी मिलता है जो उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है कि मतलब दवाई दे देता हूँ करके, मतलब वो थोड़ा रिएक्ट कर देता है. आई कैन नॉट गिव यू द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. वो बोलते हैं कि मेरे पास मेडिसिन तो नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए, बट मैं किसी फिजिशियन को जानता हूँ जो तुमको मेडिसिन दे सकता है. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट. तो वो बोलती कि प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सत्यामुनि द बुद्धा. बोलते कि सत्यामुनि के पास जाओ, बुद्धा के पास जाओ. किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड. तो किसा गौतमी जो है वो जाती है, वेंट टू होता है, रिपेयर्ड का मतलब कि उनके पास जाती है होप्स लेके कि वो ठीक कर देंगे. तो बुद्धा के पास जाती है, वहाँ पे जाके रोती है, बोलती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. तो वो बोलती कि प्लीज़ मुझे वो मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा. बुद्धा आंसर्ड. तो बुद्धा आंसर करते हैं आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स. वो बोलते कि मस्टर्ड सीड्स लेके आओ एक मुट्ठी भर के. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट द बुद्धा एडेड. और जब वो बहुत ही खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है अभी भी उपाय है, अभी भी थोड़ा होप है कि वो बच जाएगा, तो वो लेके आने के लिए जाती है, प्रॉमिस करती है कि मैं लेके आती हूँ. तो वो खुश भी हो जाती है. और उसके बाद बुद्धा ऐड करते हैं द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. तो बोलते कि पर ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो होने चाहिए किसी ऐसे इंसान के घर से, ऐसे घर से जहाँ पे किसी की भी मौत नहीं हुई हो, जिसने कभी किसी बच्चे को नहीं मतलब गवाया हो, किसी हस्बैंड को नहीं गवाया हो, या पेरेंट को नहीं गवाया हो, या फ्रेंड को नहीं गवाया हो. तो पुअर किसा गौतमी नाउ went from house to house and the people pitied her and said
Here is a mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter or father or mother died in your family? They answered her. तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आस लेके सबके घर जाती है और सबके सब उसको बहुत ही देख के पिटी करते हैं कि उसके लिए बुरा मानते हैं बहुत ज़्यादा, कि उन्हें बहुत बुरा लगता है उसको देख के, उसकी हालत देख के। तो सभी के सभी उसको मस्टर्ड सीड्स दे देते हैं, बोलते कि ये लो, ले जाओ। पर वो कभी भी जब उनसे पूछती है कि क्या आपके घर में किसी सन डॉटर मतलब बेटा या बेटी या फादर या मदर माँ बाप किसी की भी डेथ हुई हो फैमिली में, तो सबने उनको आंसर किया कि अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तो सभी के सभी बताते हैं कि हाँ, सब बहुत लोग उनके फैमिली में मर चुके हैं, कि अब जो जी रहे हैं वो कम है और ज़्यादा लोगों का देहांत हो चुका है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अ डीपेस्ट ग्रीव्स। तो सभी के सभी बुरा मान जाते हैं, बोलते कि हमें अपने दुख दर्द याद मत दिलाइए। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट। कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे किसी बिलवड की मौत ना हुई हो। बिलवड मतलब ऐसा कोई जिससे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। तो किसा गौतमी बिल्कुल होप लूज कर चुकी थी, उनको बिल्कुल भी आशा नहीं बची थी कि कुछ अब हो सकता है। वेरी मतलब बहुत ही थक गई थी वो अब। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। तो फाइनली वो वैसे एक जगह वे साइड मतलब साइड में बैठ के लाइट्स देखती है सिटी के। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो वो फ्लिकर कर रहे थे, मतलब बंद हो रहे थे, जल रहे थे और फिर अपने आप ही बुझ भी रहे थे। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। तो फाइनली होता है कि जो रात का अंधेरा होता है वो फाइनली हर जगह फैल जाता है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बंद हो जाना। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। और फिर फाइनली वो कंसिडर करती है कि इंसान का क्या वो होता है, फेट होता है, कि सभी की किस्मत, फेट मतलब किस्मत में ही लिखा है दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। कि तुम्हारी लाइफ एक मिनट के लिए वो तुम्हें मिलती है पर फिर वापस से एक्सटिंग्विश भी हो जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीव, डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन द वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स टू हिम, टू इमॉर्टैलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो फाइनली लाइक गौतम बुद्धा के इस उपाय के वजह से उनको फाइनली रियलाइज़ होता है कि वो कितनी सेल्फिश हो रही होती है अपने ग्रीफ में। उनको बस सिर्फ अपना दिख रहा होता है, कि उनको ये नहीं समझ आता कि डेथ बहुत कॉमन चीज़ है दुनिया में। और वैली ऑफ डेजोलेशन मतलब ऐसे दुख दर्द और बिना किसी होप वाली जगह में। वैली ऑफ डेजोलेशन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे एक वैली है, एज इन एक पहाड़ है, और वहाँ पे सिर्फ डेजोलेशन है, मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है वहाँ पे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वैली ऑफ डेजोलेशन को बताया गया है एन एरिया विच इज़ फिल्ड विथ डीप सॉरो। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ दुख भरा है। देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी। पर वहाँ पर ऐसा भी एक पाथ है जो इमॉर्टैलिटी के टुवर्ड्स जाता है, हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और इस इमॉर्टैलिटी के टुवर्ड्स वही जा सकता है जिसने सारा सेल्फिशनेस सरेंडर कर दिया है। सरेंडर मतलब दे दिया है, निकाल दिया अपने अंदर से। सेल्फिशनेस मतलब कि अपने बारे में सिर्फ सोचना। इमॉर्टैलिटी होता है कि कभी ना मरना। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा कहते हैं कि इस दुनिया में जो मॉर्टल्स हैं, हम जितने भी लोग हैं जो हम मरने वाले हैं, उन सबकी जो लाइफ होती है बहुत ही ट्रबल्ड होती है, मतलब बहुत दुख दर्द से भरी होती है और बहुत ही छोटी होती है, ब्रीफ होती है, कंबाइंड विद पेन, और बहुत ही दर्दनाक होती है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो एक दिन जिया है, जो एक दिन बॉर्न हुआ है, वो कभी मरेगा नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। तो जैसे ही लोग बूढ़े होते हैं तो वो मरते हैं। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। तो हम नेचर, हमारे जो लिविंग बींग्स का है वो ऐसा ही है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे ही फ्रूट्स राइप हो जाते हैं तो वो पेड़ से गिर जाते हैं, मतलब जब पक जाते हैं तो पेड़ से गिर जाते हैं। तो उसी तरह जैसे ही मॉर्टल्स बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो साथ के साथ डेथ आ जाता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड एंड इन बीइंग ब्रोकन। तो जैसे सारे के सारे अर्दन वेसल्स होते हैं, मतलब जितने भी वो मटके वगैरह होते हैं, जब पॉटर बना देता है तो लास्ट में वो टूट ही जाते हैं ना। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। तो मॉर्टल्स की जो लाइफ है, मतलब जितने भी लोग जी रहे हैं अभी, सबके सब ऐसे ही है कि सबका एक ना एक दिन अंत आएगा। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। चाहे वो यंग हो या अडल्ट हो, कि मतलब वो बच्चा हो या तो बड़ा हो, या तो कोई फूल हो कि मतलब बहुत ही बुद्धू सा इंसान है, या तो बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान है जिसको सब पता हो। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, कि एक ना एक दिन सभी को मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, कि सभी एक ना एक दिन मरेंगे ही। मतलब हमारा पूरा लाइफ डिपेंड करता ही है कि हम एक ना एक दिन जाके मर जाएंगे। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। और जो लोग होते हैं जो डेथ को ओवरकम कर लेते हैं और लाइफ को छोड़ देते हैं,
अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। एक फादर जो है वो अपने सन को नहीं बचा सकता। नॉर किंग मैन द रिलेशंस, और जो किंग्समैन होते हैं वो अपने रिलेशंस में नहीं बचा सकते। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। वो बोलते कि ध्यान रखना, देख लेना आप कि जो रिलेटिव्स हैं जब वो बैठ के रो रहे होंगे, यहाँ वहाँ देख के लामेंट कर रहे होंगे, मतलब अपना सौरो निकाल रहे होंगे, रो रहे होंगे बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब दर्द में होंगे, तब एक एक करके सारे मॉर्टल्स कैरिड ऑफ मतलब ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर हाउस, जैसे कि एक ऑक्स को लेके जाया जाता है स्लॉटर हाउस, मतलब लेड टू स्लॉटर, जैसे काटने के लिए जब उसको लेके जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके। तो वो कहते कि हाँ अब क्या करें, अब दुनिया में बहुत दर्द भरा है। अफ्लिक्टेड मतलब कि ये चीज़ है कि हम सभी को इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, हमें सभी को हेल्थ इश्यूज़ को एक ना एक दिन फेस करना पड़ेगा, और हम सबके सब इस चीज़ से लाइक हमें अफेक्ट कर रही है ये चीज़, डेथ और डीके, कि हम धीरे धीरे बड़े होंगे तो वैसे वैसे हमारा जो बॉडी है वो भी डीके करेगा, डेथ एक ना एक दिन आएगा ही। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। तो वो बोलते कि जो वाइज है, मतलब जो स्मार्ट लोग हैं, वो ग्रीव नहीं करते, कि वो दर्द नहीं मनाते ज़्यादा, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, कि अब उन्हें पता है कि है तो है, कि अब दुनिया ही ऐसे चलती है तो अब वो कुछ कर नहीं सकते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अब रोने धोने से या फिर बहुत ही ज़्यादा दुख मनाने से किसी को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर दैन हिज बॉडी विल सफ़र। और साथ के साथ उल्टा ये हो जाएगा हमारे साथ कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा दर्द मना रहे हैं तो जितना तुम्हारा दर्द अभी तुम्हें साइकोलॉजिकली हो रहा है, दिल में हो रहा है दर्द, उससे ज़्यादा तुम्हारा बॉडी भी सफ़र करेगा, क्योंकि तुम दर्द बहुत ज़्यादा सहने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा इफेक्ट वो बॉडी पे भी पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। तो वो अपने आप ही चिंता कर करके अपने आप को सिक बना लेगा, मतलब अनवेल बना लेगा, कि वो बीमार हो जाएगा, और पेल हो जाएगा। पेल मतलब कि कलरलेस हो जाएगा उसका फेस, शक्ल से रंग उड़ जाता है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। पर जो मर गए हैं वो मरे ही रह जाएंगे, उनके दर्द से, उनके रोने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन। वो बोलते कि जिसको पीस चाहिए ना लाइफ में, तो वो दुख दर्द मनाना बंद कर दे, एंड कंप्लेन एंड ग्रीव, और ना तो कभी कंप्लेन करे ना तो कभी ग्रीव करे, कि मतलब दुख मत मनाओ ज़्यादा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड। जो इंसान है जिसने वो एरो निकाल दिया है कि हम अब और नहीं ग्रीव करेंगे, और वो कंपोज्ड हो गया, कि मतलब अपनी एक जो सिचुएशन है उसको वो समझ लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और बोलता है कि ठीक है अब मैं आगे बढ़ूंगा, विल ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। उसी को सिर्फ पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। तो वो जो आदमी सॉरो को ओवरकम कर लेता है, मतलब कोई दर्द है, अगर उसने उसको छोड़ दिया एक वक्त के बाद, तो वही इंसान सॉरो को आगे भी फ्री कर पाएगा अपने आप से। कि अगर तुम सोच लोगे कि तुम्हें दुखी रहना है तो तुम दुखी ही रह जाओगे, पर जो सोचेगा कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, तो वो आगे बढ़ पाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और साथ ही साथ आशीर्वाद भी बहुत मिलेगा। सो ये था हमारा चैप्टर। इसमें हमने ये सीखा है कि हमें गौतम बुद्धा ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं कि दुनिया में एक ना एक दिन सभी को ये दुनिया छोड़ के जाना ही होता है। तो डेथ इज़ अ वेरी नेचुरल पार्ट, और इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हमारे साथ ही या किसी एक भी स्पेसिफिक आदमी के साथ ही ऐसे कुछ हो रहा है। तो हमें आगे से बस जो लाइफ में चीज़ें हमारे पास है उनको देख के अप्रिशिएटिव होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ग्रीविंग, क्योंकि रोने से आज तक कभी मरा हुआ इंसान वापस आया नहीं है, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस अपना पीस ऑफ माइंड निकल जाता है, मतलब हम बस रोते रह जाते हैं, उस वजह से हमारी बॉडी को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इंस्टेड ग्रीव करने से अच्छा अप्रिशिएट द थिंग्स इन लाइफ जो हमारे सामने है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।